जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फ़ारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स और 2 जगह पे डाइजेशन देख ली। एक डाइजेशन इन ओरल कैविटी और ओरल कैविटी का सारा काम देखा कि वो किस तरीके से फूड सिलेक्शन में, मैस्टिकेशन में, ग्राइंडिंग में, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। और फिर बोलस की डेफिनेशन पेरिस्टालसिस देखी और फिर डाइजेशन इन स्टमक पढ़ा। अब लास्ट बात जो आपने स्टमक के बारे में याद रखनी है वो ये है कि जब फूड ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हो गया तो वो सॉफ्ट हो गया, स्लाइमी हो गया, उसके बाद वो बोलस बना, उसको हमने निगला। वो जो बोलस था उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन डाइजेस्ट हो गया था क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम था जिसका नाम था स्लाइवरी एमाइलेज। इसी तरीके से फिर स्टमक में गया फूड, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, पेप्सिन ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको शॉर्टर पेप्टाइड्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब स्टमक में डाइजेशन पूरी हो जाएगी ना तो एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाएगा, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड बन जाएगा, जो कि अब आगे ड्यूडेनम में यानी आगे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार है। इस जूस लाइक मिक्सचर का, इस वाटर लाइक फ्लूइड लाइक मिक्सचर का नाम है काइम। क्या नाम है? काइम, CHYME। अब देखो कि मैंने स्टमक में ये पढ़ाया था कि स्टमक में ऊपर एक स्फिंक्टर है और एक नीचे स्फिंक्टर है। जो ऊपर वाला स्फिंक्टर था वो इसोफेगस के साथ मिला हुआ था, उसका नाम था कार्डिक स्फिंक्टर। और एक स्फिंक्टर आगे ड्यूडेनम के साथ मिला हुआ था जिसका नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब क्या होगा कि पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और स्टमक में से थोड़ा-सा काइम ये जो बन गया है, ये अब डाइजेशन के बाद जो स्टमक के अंदर फ्लूइड बन गया है, ये जो डाइजेस्टेड फूड जो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अब एक सूप लाइक मिक्सचर स्टमक में बन गया है, जो कि आगे इंटेस्टाइन्स में जाने के लिए तैयार है, उसका नाम है काइम। पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और थोड़ा-सा काइम ड्यूडेनम में एंटर हो जाएगा। फिर ड्यूडेनम उस काइम को आगे डाइजेशन करेगा, वो किस तरह करेगा वो हम पढ़ेंगे आज। फिर थोड़ी देर फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, थोड़ा-सा स्टमक से आगे जाएगा काइम और फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके क्यों जा रहा है, ये मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर आ जाएँ हम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होनी है। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई, स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों तरह के कंपोनेंट्स की डाइजेशन होगी। बच तो खाली लिपिड्स गए थे वैसे, लेकिन हमने क्या कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल डाइजेस्ट कर दिए थे? नहीं। स्टार्च से हमने कन्वर्ट किया था माल्टोज़ में, अभी ग्लूकोज़ तो नहीं बना। प्रोटीन्स हमने मुकम्मल डाइजेस्ट कर दिए थे स्टमक में, नहीं। अभी शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड और शॉर्टर पेप्टाइड्स बनी थी। अभी मज़ीद इनसे अमाइनो एसिड्स तो बने नहीं, जो फाइनल फॉर्म है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें फाइनल डाइजेशन होनी है फूड की और तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों तरह की कंपोनेंट्स की डाइजेशन होनी है। ठीक है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसलिए मेन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्योंकि इसमें तीनों फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन होनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी और लिपिड्स की भी, ठीक है? और मेजरली मेजॉरिटी में जो ये तीनों कंपोनेंट्स फूड के डाइजेस्ट हो रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने नहीं है। कुछ अपने भी एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, लेकिन जो मेजॉरिटी में एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने नहीं है बल्कि वो एंजाइम्स पैनक्रियाज से आ रहे हैं। जब मैंने आपको टॉपिक शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इंसान का जो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है उस डाइजेस्ट सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। एक है उसमें एलिमेंट्री कैनाल या गट जो कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस तक जा रही है। माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरी थी एलिमेंट्री कैनाल और गट। लेकिन मैंने इससे कहा था इसके अलावा 7 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होंगे जो कि डाइजेस्ट सिस्टम में रोल प्ले करेंगे जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड्स का तो रोल ओरल कैविटी में पढ़ लिया। आज जो बाकी के 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं लिवर और पैनक्रियाज उनका हमने किरदार देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो हमने ये देखना है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स किस तरह करेंगे और मैंने आपको बताया कि जो पैनक्रियाज से एंजाइम्स आएँगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक हो गया? अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है उर्दू में छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर, ठीक है? 6 मीटर के आम कपड़े से एक बड़े बंदे का, आदमी का सूट सिलता है। यानी अगर मेरे हाथ की फिंगर टिप से लेके यहाँ मेरे नाक तक का एक डिस्टेंस देखो तो ये 1 मीटर है। इस तरीके से 6 बार करो तो 6 मीटर बनेगा। ये 6 मीटर की इंटेस्टाइन कॉइल होके पेट के अंदर पड़ी है। अगर 6 मीटर स्ट्रेट होता तो फिर तो पेट ही खत्म हो जाता, है ना? तो 6 मीटर को अल्लाह ने क्या किया, कॉइल करके पैक कर दिया छोटे से पेट के अंदर। मेरा तो खैर छोटा नहीं है, लेकिन आप लोगों का तो छोटा ही होगा, तो उसके अंदर पैक कर दिया कि 6 फुट की इंटेस्टाइन पैक हो गई। अब ये 6 फुट की इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज उससे भी लंबी है। लेकिन अभी स्मॉल की अगर हम बात करें, स्मॉल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम, ठीक है? जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम, जो सेकंड पार्ट है वो जेजुनम और जो थर्ड पार्ट है वो आइलियम। अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्ट्स कौन से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो ऐसे सीक्वेंस में ही बताना है। ये नहीं कह देना आइलियम, फिर कह देना ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, ऐसे नहीं। पहले ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर आइलियम। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी
वो है ड्यूडेनम। सेकंड जेजुनम, और सबसे लंबी और सबसे एंड पे आइलियम। ड्यूडेनम कितनी की क्या लेंथ है? 10 इंचेस, 10 इंचेस लंबी है, ठीक है। 10 इंचेस लंबी है, 25 सेंटीमीटर लंबी है। 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर लंबी है ड्यूडेनम, ठीक है। जेजुनम कितनी है? 2.4 मीटर्स, ये ऑलमोस्ट 2.5 मीटर लंबी है। और जज आइलियम कितनी है? 3.5 मीटर्स। तो 3.5 और 2.5 मिलाएं तो ये 6 बन जाता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारी को 6 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन है। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, that is only 25 centimeters or 10 inches long. Second part is quite lengthy, that is jejunum, it is almost 2.4 meters long. And the last part of the third part is ileum and it is almost 3.5 meters long. ठीक हो गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 काम। एक तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन, तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करनी है। 2 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ड्यूडेनम और जेजुनम। और जो तीसरा पार्ट है आइलियम, दिस इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। देखो हमने 5 बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने थे, फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने थे। इंजेशन, ओरल कैविटी में इंजेस्ट कर लिया। डाइजेशन, ओरल कैविटी में की, स्टमक में की। अब तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहां पे करेंगे? आइलियम के अंदर। जो खारा कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट फूड के डाइजेस्ट हो गए, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, और लिपिड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिपिड्स किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 8 में, तो उसमें हमने देखा था कि लिपिड किससे मिलकर बन रहे हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो अब ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन गए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमने एब्जॉर्ब भी करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 काम है, एक डाइजेशन और एक एब्जॉर्प्शन। ड्यूडेनम और जेजुनम का काम है डाइजेशन और आइलियम का काम है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब बारी बारी तीनों के कामों को देखते हैं और बारी बारी देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स और क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। सबसे पहले आ जाओ ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में तीनों तरह के फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट हो रहे होंगे, लेकिन ड्यूडेनम का अपना कोई एंजाइम नहीं काम कर रहा होगा। कौन काम कर रहा होगा? लिवर से और पेनक्रियास से चीजें आ रही होंगी। क्या क्या चीजें आएंगी? पहले आ जाओ लिवर पे। लिवर से एक ग्रीनिश कलर का वाटरी फ्लूइड आएगा जिसका नाम है बाइल। क्या नाम है? बाइल, BILE, बाइल। लिवर से एक ग्रीन वाटरी सिक्रीशन आएगी, फ्लूइड आएगा जिसका नाम है बाइल। लिवर के नीचे ना, फॉर एग्जांपल अगर ये लिवर है, अगर ये लिवर है तो लिवर के नीचे ना एक थैली लगी होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। इस थैली का नाम होता है गॉल ब्लैडर। इस थैली का नाम होता है गॉल ब्लैडर। ये हो गया लिवर, इस थैली का नाम है गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, वो इस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। फिर इस गॉल ब्लैडर में से एक नाली निकलती है और वो नाली आके ड्यूडेनम में इस बाइल को डाल देती है। तो लिवर बाइल प्रोड्यूस करेगा और बाइल स्टोर कहां होगा? गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर इसको रिलीज करके ले आएगा कहां पे? ड्यूडेनम में। ये बाइल क्या करेगा? बाइल के अंदर, इसका मतलब एंजाइम तो होने चाहिए, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते। ग्रीनिश कलर का वाटरी फ्लूइड है, मैंने ग्रीन कलर से ही बना दिया, और इसमें कोई एंजाइम्स नहीं है। तो फिर इसके पास क्या है? इसके पास ना जो हमारे काम की चीज है ना, वो है सॉल्ट्स। कौन सी सॉल्ट्स? बाइल सॉल्ट्स। क्या नाम है? बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगी? ये खास प्रोसेस करेंगी जिस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। ये क्या करेंगी? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करेंगी। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब क्या है? जो हम फैट्स खाते हैं तो लिपिड्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके छोटे छोटे कतरे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके ना बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके बड़े बड़े लिपिड्स के कतरे बना लेते हैं। अब अगर बड़ा लिपिड का ड्रॉपलेट होगा तो इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। जिस तरह मैंने मैस्टिकेशन में समझाया था कि मैस्टिकेशन से हमने लार्जर पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ दिया ताकि क्या हो? 2 फायदे। एक तो इसोफेगस से गुजरना आसान हो जाएगा, दूसरा एंजाइम्स के अटैक करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जो बोलस, जो जिस तरह बोलस को छोटा किया था तो फायदा हुआ था, उसी तरीके से ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे? इस फैट की इमल्सिफिकेशन करेंगे। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि जो ये लार्जर फैट ड्रॉपलेट है इसको तोड़ेंगे और इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे फैट के कतरों में कन्वर्ट कर देंगे, लिपिड कतरों में कन्वर्ट कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि पहले जो एंजाइम अटैक कर रहा था वो एंजाइम यहाँ से दीवारों से, साइडों से अटैक कर रहा था, लेकिन अंदर का जो लिपिड्स थे वो अनडाइजेस्टेड रह रहे थे। लेकिन अब जब अटैक होगा तो अब देखो जरा, आप सारी तरफ से अटैक होगा और छोटे छोटे पूरे सारे लिपिड्स को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो जो ये बाइल है, ये बाइल क्या करेगा? बाइल एक तो इसको तोड़ेगा लिपिड के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, और फिर जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तो इनको दोबारा से मिलके बड़ा ड्रॉपलेट नहीं बनाने देगा। एक तो बड़े को तोड़ेगा छोटे में, अब अगर छोटे में तोड़ दिया और छोटे दोबारा मिलके बड़ा बन गया तो फायदा है ना। तो बाइल क्या करेगा कि इस बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा और इस छोटे ड्रॉपलेट्स को मिलके दोबारा बड़ा ड्रॉपलेट नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो आपने बड़े फैट को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। लिपिड को तोड़ा नहीं है, एंजाइम नहीं है बाइल के पास। लिपिड को तोड़ने का मतलब क्या है? लिपिड को तोड़ेंगे अगर
तो लिपिड से वो बनेगा जो उसमें जिससे वो मिलके बना हुआ है लिपिड। लिपिड किससे मिलके बना हुआ है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। जब लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल निकलेगा। निकला कहीं पे फैटी एसिड ग्लिसरॉल? नहीं। लिपिड को तोड़ा नहीं है, सिर्फ लिपिड के बड़े बड़े कतरों को छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट कर दिया है। वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके लिपिड ही अभी है, वो लिपिड ही, लेकिन उस लिपिड के बड़े बड़े कतरों को छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट कर दिया ताकि क्या हो, लाइपेज एंजाइम जो कि लिपिड्स को डिजेस्ट कर सकता है उसके अटैक करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए और आसानी से एंजाइम डिजेस्ट कर सके लिपिड ड्रॉपलेट्स को। अगर बड़ा ड्रॉपलेट होगा वो एंजाइम ऊपर ऊपर से तो अटैक करेगा, अंदर से वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो एंजाइम को सारी जगह सरफेस एरिया मिल जाएगा अटैक करने के लिए कि एंजाइम उस पर अटैक करे और उसको डिजेस्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन क्या है कि लिवर एक सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यूडेनम के अंदर डाल रहा है, एक नाली के जरिए लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्रीनिश वाटरी कलर की सिक्रीशन है, उसका नाम है बाइल। वो बाइल लिवर प्रोड्यूस करेगा और वो आके नीचे स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से निकलेगा और नीचे आएगा ड्यूडेनम में। अब जो ड्यूडेनम में आएगा तो ड्यूडेनम में आके क्या करेगा, bile is released from the liver, helps in the digestion of lipids, helps in the digestion of lipids। digestion of lipids कर नहीं रहा, अगर digestion of lipid कर रहा होता तो लिपिड को तोड़ता और फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता, लेकिन लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है? लाइपेज की, कि लाइपेज ने करना डाइजेशन लिपिड्स को। कैसे हेल्प कर रहा है? थ्रू इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन के जरिए। इमल्सिफिकेशन क्या है भाई? कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ये जो छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉपलेट्स बने हैं इनको अलग ही रखना है, इनको मिलकर दोबारा बड़ा ड्रॉपलेट नहीं बनाने देना। ये 9th क्लास की बुक तक है। असल में इमल्सिफिकेशन का मतलब है, जो मैंने पहले बताया, कि बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना है और उसके बाद जो छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे उनको मिलकर दोबारा बड़ा फैट ड्रॉपलेट नहीं बनाने देना। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दिस इज इमल्सिफिकेशन। सही, तो पहला काम किसका हो गया? लिवर का। लिवर एक्सेसरी ग्लैंड है, लिवर ने क्या प्रोड्यूस किया? बाइल। बाइल ग्रीनिश वाटरी फ्लूइड है, वो किस में आके स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में। फिर वो नीचे आया, नीचे आके उसने क्या किया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन में उसने क्या किया? कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड्स के कतरों को सेपरेट कर दिया एक दूसरे से ताकि वो छोटे छोटे हो जाए और उस पर अटैक करना क्या हो जाए? आसान। अब सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड वो है पेनक्रियास, दैट इज लबलबा। अब असल में होता यह है कि गॉल ब्लैडर से जो नाली आ रही होती है और जो पेनक्रियास से नाली आ रही होती है, दोनों नालियां आपस में मिल जाती हैं और वो इकट्ठी खुलती हैं ड्यूडेनम के अंदर। यानी बाइल और पेनक्रियास से जो जूस आ रहा है वो इकट्ठा खुलता है ड्यूडेनम के अंदर। तो पेनक्रियास से जो जूस आ रहा है उसका नाम क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस। जिस तरह स्टमक से जूस आ रहा था उसलिए उसका नाम गैस्ट्रिक लगा दिया, स्टमक के साथ गैस्ट्रिक लगाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब पेनक्रियास से आ रहा है तो उसका नाम क्या लगा देंगे? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब जो पेनक्रियास से जो जूस आ रहा है दैट इज पेनक्रियाटिक जूस, और जो लिवर से आ रहा है वो बाइल। अब दोनों नालियां मिलेंगी और इकट्ठी खुल जाएंगी ड्यूडेनम के अंदर। खुल गई तो लिवर प्रोड्यूस करके बाइल भेजी जाएगा ड्यूडेनम में और पेनक्रियास भेजी जाएगा पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें हैं। एक है म्यूकस, जो कि हमें पता है वो तो होना ही है। दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस, ये दोनों चीजें बुक में नहीं लिखी। तीसरा है एंजाइम्स। जो तीसरे एंजाइम्स हैं वो तीनों एंजाइम्स हैं तीनों तरह के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए। अब उनको पढ़ते हैं बारी बारी। पहला एंजाइम ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, एमाइलेज। ओरल कैविटी में आया था। अब ओरल कैविटी में जो एंजाइम आया था एमाइलेज, उसने किसको डाइजेस्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। स्टार्च को किसमें तोड़ दिया था? माल्टोज में। ये भी यही करेगा, स्टार्च को तोड़ देगा, बड़ी बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ देगा डाइसेकेराइड में, छोटी शुगर्स में तोड़ देगा। ठीक है, अब जो स्लाइवा में प्रोड्यूस हुआ था एमाइलेज उसका नाम था स्लाइवरी एमाइलेज। अब ये पेनक्रियास से आ रहा है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, जूस का नाम क्या था? पेनक्रियाटिक जूस। अभी जो एमाइलेज पेनक्रियास से आ रहा है इसका नाम क्या हो गया? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पहला नाम, पहला एंजाइम पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू माल्टोज। ठीक है, दूसरा लाइपेज, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा आएगा? लाइपेज। ये पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में, इसका नाम हमने सुना हुआ है लाइपेज। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड लाइपेज। ठीक है, ये क्या करेगा? डाइजेस्ट लिपिड्स। लिपिड्स किससे मिलके बनते हैं? फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। लिपिड्स को उन्हीं में तोड़ देगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ठीक हो गया। तीसरा एंजाइम, नाउ दिस इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पहले पढ़ा एक स्टमक में, उसका नाम था पेप्सिन। क्या नाम था? पेप्सिन। अब जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में क्या करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू वही शॉर्टर पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, छोटी छोटी पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। अभी भी अमीनो एसिड्स नहीं बने। लिपिड्स की डाइजेशन तो हो रही है मेजॉरिटी में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल सबसे कम छोटे में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन अभी माल्टोज से भी ग्लूकोज बनाने वाली रहती है और पेप्टाइड्स को भी मजीद छोटा तोड़ के अमीनो एसिड इसमें से निकाले जा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डाइजेस्ट करने के लिए ड्यूडेनम कुछ नहीं निकाल रही, कौन के दे रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स दे रहे हैं। लिवर ने क्या दिया, बाइल, उससे क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया, फैट ड्रॉपलेट्स को बड़े बड़े से छोटे छोटे तोड़ दिया और छोटे फैट ड्रॉपलेट्स को दोबारा मिलकर बड़ा नहीं बनाने दिया ताकि आसानी से डाइजेस्ट कर सके लाइपेज। लाइपेज कहाँ से आया, ये सारे के सारे एंजाइम, तीनों तरह के फूड कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स आए पेनक्रियास से, पेनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज था, उसका नाम पेनक्रियाटिक एमाइलेज, वो डाइजेस्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू माल्टोज। लाइपेज होगा, अगेन आप नाम से लगा दो बेशक, पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो लाइपेज डाइजेस्ट करेगा लिपिड्स को और लिपिड्स को तोड़ देगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। और तीसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आएगा। स्टमक के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम था पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ड्यूडेनम का नहीं है, पेनक्रियास का है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम्स जो है ना वो आ रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में मैंने कहा दो चीजें और हैं, एक म्यूकस, म्यूकस तो होगा ही, चलो ठीक है, वो तो होता ही हर जगह ही। दूसरा जो मैंने बताया वो है बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने जब स्टमक की बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि म्यूकस के अंदर और स्टमक की लेयर के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस है ना वो बेसिक होते हैं, बी से बाइकार्बोनेट, बी से बेसिक, याद रखना है। बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, अब देखो, स्टमक का पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला और उससे काइम आ गई इनटू ड्यूडेनम। जैसे ही काइम ड्यूडेनम में आई तो स्टमक की पीएच 2 थी 2, स्टमक की पीएच 2 एसिडिक। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला और स्टमक से काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा, उई इतनी ज्यादा एसिडिक फूड, इतने ज्यादा एसिडिक काइम, ये क्या आ गया मेरे अंदर। ऑब्वियस सी बात है, स्टमक के अंदर तो 2 पीएच थी, HCl प्रोड्यूस हो रहा था, ड्यूडेनम में तो नहीं ना प्रोड्यूस हो रहा है HCl। ड्यूडेनम को तो नहीं चाहिए एसिडिक पीएच, तो ड्यूडेनम में चूंकि एसिडिक पीएच नहीं है तो ड्यूडेनम के अंदर इतनी मोटी लेयर म्यूकस की भी नहीं है। स्टमक के अंदर तो HCl अल्लाह ने प्रोड्यूस किया, पेप्सिन प्रोड्यूस किया, तो इतनी मोटी लेयर भी दी म्यूकस की ताकि प्रोटेक्शन हो जाए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी मोटी लेयर म्यूकस की नहीं है, तो अगर इतना ज्यादा एसिडिक फूड ड्यूडेनम में एकदम आएगा तो ड्यूडेनम में तो जख्म हो जाएगा, ड्यूडेनम की दीवारों को खा जाएगा एसिड और ड्यूडेनम की दीवारों पे अटैक कर देगा पेप्सिन। तो हम चाहते हैं कि ड्यूडेनम की दीवारों पे एसिड अटैक ना करे, बल्कि ड्यूडेनम जो काइम के अंदर एसिड आ रहा है वो फौरन न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा कि ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस लेके आएगा और उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, बेसिक। वो जैसे ही बेसिक बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे HCl से मिलेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ताकि पेनक्रियास, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो है अपनी पीएच, उसको बेसिक पे मेंटेन की जा सके, उसको एसिडिक ना रखा जा सके और सारी चीजों को न्यूट्रलाइज की जा सके। तो बाइकार्बोनेट आयंस बड़ा जरूरी है। अगर बाइकार्बोनेट आयंस ना हो पेनक्रियाटिक जूस में तो ड्यूडेनम सड़ जाएगा और ड्यूडेनम में अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसऑर्डर जो गट का हमने पढ़ना है, वो है अल्सर। जो तीसरा, 3 लिखे हुए हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर। अल्सर हो जाएगा अगर ड्यूडेनम की दीवारों पे ड्यूडेनम को न्यूट्रलाइज, ड्यूडेनम में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस ना आए तो एसिडिक काइम की वजह से ड्यूडेनम में जख्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाइकार्बोनेट आयंस बड़ा जरूरी है। तो ये 3 चीजें हो गई, बाइकार्बोनेट आयंस, म्यूकस और एंजाइम्स। और 3 एंजाइम्स है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम और लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि एक्सेसरी ग्लैंड्स में जो है ना वो कौन से थे। तो इंटेस्टाइन खुद कुछ नहीं कर रही, ड्यूडेनम खुद कुछ नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन से भी थोड़ा सा जूस आएगा, उस जूस का नाम है इंटेस्टिनल जूस या इंटेस्टाइनल जूस, आपकी मर्जी है, इंटेस्टिनल जूस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन प्रोड्यूस कर रही है जूस, इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे। ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन कहाँ से रिलीज होगा, इट इज रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कंटेन मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड। तमाम तरह की फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होंगे। मतलब जो फुल मैक्सिमम डाइजेशन होनी है, कंप्लीट डाइजेशन होनी है, वो होनी जजनम में जाके। लेकिन जजनम में बुक में कोई भी एंजाइम्स खास नहीं लिखे हुए कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह कंप्लीट डाइजेशन हो रही है। लेकिन अब आप ये समझो कि इस इंटेस्टाइनल जूस से ड्यूडेनम के अंदर और ड्यूडेनम के बाद वेरी नेक्स्ट पार्ट है जजनम। ड्यूडेनम छोटा सा है, वेरी नेक्स्ट पार्ट जजनम। जजनम के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर आखिरी बात में अब क्या होगा कि अब जो एंजाइम्स आएंगे वो इन पेप्टाइड्स पे एक्ट करेंगे और इनसे फाइनल अमाइनो एसिड्स बना देंगे। वो इस माल्टोज पे एक्ट करेंगे और इसे ग्लूकोज बना देंगे। और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो पहले ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब फाइनल सबसे छोटी चीज आ गई, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी चीज ग्लूकोज आ गई, प्रोटीन की सबसे छोटी चीज अमाइनो एसिड आ गई, लिपिड्स की सबसे छोटी चीज फैटी एसिड्स आ गए। अब इन सब चीजों को, ये इतने सिंपल है और डिफ्यूजेबल है कि इनको अब एब्जॉर्ब की जा सकता है, इनको इंटेस्टाइन की दीवारों से गुजारा जा सकता है और ब्लड का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अब इनको क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ड्यूडेनम में हमने बाइल दिया, पैंक्रियाटिक जूस दिया और इंटेस्टाइनल जूस दिया। और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वो तमाम एंजाइम्स थे जो कि इसके फाइनल फॉर्म में कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स के लिए थे। लास्ट जो सेकंड पार्ट है इसका वो है जेजनम।
यहाँ पे जजनम लास्ट पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन होगी। नेक्स्ट अब जो आइलियम है उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होनी है फूड की, उसमें डाइजेशन नहीं होनी। ठीक है, जजनम क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द डाइजेशन। अभी भी अगर कोई रह गई है तो, अभी भी अगर कोई रह गई है, मुंह से शुरू किया था ओरल कैविटी से, एमाइलेज डाइजेशन किया कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टमक को पेप्सिन से स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लाके तीनों कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो वो जजनम कर देगा। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वो कौन कर देगा, जजनम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो कि आइलियम है, जो कि सबसे लंबा है, 3.5 मीटर्स लंबी है आइलियम, उसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अभी जो सारा काम डाइजेस्ट किया है, अगर ये डाइजेस्ट कर लें, तोड़ लें सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस में और एब्जॉर्ब ना करें, बॉडी से ज़ाया हो जाए, तो फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का। तो अगर हम मेहनत किए तो हम बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे, हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे इस फूड को। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो कौन करेगा, आइलियम। जो चीज़ का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, जिस चीज़ का जो तरह का फंक्शन होता है ना, उसका उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो जिस तरह ये हमारी हाथ की 5 उँगली हैं, तो 4 उँगलियाँ सीधी हैं और 5वां अंगूठा ऐसे साइड पे। अंगूठे का काम है ग्रिप करना। जिस तरह अगर हमने बाइक में चाबी लगानी है, तो अगर अंगूठा नहीं होगा तो चाबी कैसे लगाएँगे? अंगूठे का काम है ग्रिप करना। पेंसिल पकड़नी है तो अंगूठे से पकड़ेंगे। अगर अंगूठा ना होता तो कैसे पकड़ते? मुश्किल हो जानी थी ना। तो इसका स्ट्रक्चर वखरा है ना, तो इसका फंक्शन भी बड़ा यूनिक है और बड़ा अच्छा है। फंक्शन में हमारा हेल्प कर रहा है हमारी फिंगर्स को ग्रिप करने के लिए। हमारी मुट्ठी कंप्लीट कर रहा है। इसी तरीके से ड्यूडेनम और जेजुनम में करनी थी डाइजेशन। इन्होंने एब्जॉर्प्शन नहीं करनी थी। आइलियम ने करनी है एब्जॉर्प्शन। तो आइलियम का स्ट्रक्चर भी ड्यूडेनम और जेजुनम से हट के है। क्या हट के, मैं बताता हूँ। क्योंकि अब इसने करनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो अल्लाह ने इसके स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है कि ये मैक्सिमम अच्छे तरीके से, यूनिक अंदाज से, एफिशिएंट अंदाज से और ऐसा अंदाज से फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए क्या 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 अडेप्टेशंस हैं, क्या क्या ऐसी खास बातें हैं आइलियम के अंदर, जिसकी वजह से वो बड़े अच्छे तरीके से फूड को एब्जॉर्ब कर सकेगी। एक बात तो बड़ी लंबी है, 3.5 मीटर सबसे लंबी है। क्यों? एब्जॉर्ब फूड गुजर रही है, आइलियम ने एब्जॉर्ब करना है। अगर छोटी होती, एब्जॉर्ब फूड फौरन से गुजर जाती, टाइम ही ना मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इतनी लंबी है कि फूड चल गुजरी जा, मैं एब्जॉर्ब करी जाऊंगी। ठीक है, तो इतनी लंबी है कि चलो जितनी भी देर फूड गुजरता रहेगा एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, अल्लाह ने क्या किया कि जो आइलियम की दीवारें हैं ना, इनको ऐसे सीधा नहीं बनाया, ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाया, बल्कि आइलियम की दीवारों के अंदर क्या किया कि आइलियम की दीवारों के अंदर ऐसे फोल्ड्स बना दिए, बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स बना दिए आइलियम की दीवारों के अंदर। आइलियम की दीवार के अंदर ऐसे क्या किए, फोल्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, आइलियम की दीवार ऐसे सीधी नहीं है बल्कि ऐसे है, ऐसे। ठीक है, इन फोल्ड्स का फायदा क्या है? इन फोल्ड्स का फायदा ये है भाई कि देखो, अगर सीधी होती आइलियम तो फूड यहां से डाइजेस्ट होती, यहां से एब्जॉर्ब होती, यहां से एब्जॉर्ब होती, यहां से एब्जॉर्ब होती, ऐसे होती ना। अब क्या होगा, अब यहां से भी फूड एब्जॉर्ब होगी, यहां से भी 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 होगी, है ना। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। अगर स्ट्रेट था तो सरफेस एरिया कम था। अब जब ऐसे 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 कर दिया, इरेगुलर कर दिया, क्वाइल कर दिया, सर्कुलर कर दिया, फोल्ड्स बना दिए, उसके अंदर बल बना दिए, अब एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। बल बनाने के बाद एक और अडेप्टेशन दी, वो क्या, इन बलों के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे दी। इन बलों के अंदर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे दी, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, और बढ़ जाए। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन बलों के अंदर, ये मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम है विलाए। क्या नाम है, विलाए। अगर एक होगा तो सिंगुलर का नाम होगा विलस। ढेर सारे होते हैं इसलिए इसका प्लूरल का नाम क्या होगा, विलाए। अगर सिंगुलर की एक ही बात करें तो क्या कहेंगे, विलस। अब मैंने बोर्ड पे पहले देखो क्या लिखा है, फिर उसके बाद आगे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। Ileum. Ileum is the last part of the small intestine and it is 3.5 meters long. It is concerned with the absorption of the digested food. अब इसका काम यह है कि जो खाने को डिजेस्ट कर लिया ना, इसको एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, इसमें क्या है, आइलियम की दीवारें आर नॉट स्ट्रेट, रादर दे आर थ्रोन इनटू सेवरल सर्कुलर फोल्ड्स। बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल से फोल्ड्स हैं। कहाँ पे, इन द इनर वॉल ऑफ द आइलियम। आइलियम की अंदर वाली दीवार पे बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड्स हैं। उससे क्या होगा, आइलियम की जो अपीयरेंस है वो हमें लगी जैसी वेलवेटी अपीयरेंस है। वेलवेट का कपड़ा देखा आपने, ऐसा लगता है उसमें बुरबुर आई हुई है। तो इस तरह आइलियम के ऊपर भी जब हाथ फेरेंगे तो आइलियम में लगेगा बुरबुर आई हुई, क्योंकि उसकी दीवारें ऐसे जो बाहर जो निकली हुई है, तो इस तरह लगेगा जैसे उसके ऊपर बुरबुर आई हुई है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन असल में ये ओजरी है। कभी आप लोगों के घर में कुर्बानी के बाद या कभी ओजरी पकी है? ओजरी कभी पकी हो ना, या किसी ने खाई हो या देखी हो, मैं तो खाई तो नहीं, कभी पकी भी देखी है एक दफा। उससे ऐसा लगता है सिर्फ तौलिया पका हुआ है, तौलिया। तौलिया नहीं होता हमारा टॉवल, टॉवल के ऊपर भी इस तरह से छोटे छोटे धागे निकले होते हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अगर साफ कपड़े से आप हाथ साफ करो ना, वो इतना पानी को जज़ब नहीं करता, लेकिन आप टॉवल पे हाथ साफ करो ना, वो पानी को ज़्यादा जज़ब करता है।
तो अब आइलियम ने भी क्या करना है, जज़ब करना है, एब्जॉर्प्शन करनी है। तो आइलियम की दीवार भी सीधी नहीं है, आइलियम की दीवार भी इस तरह से बहुत सारी प्रोजेक्शंस में और बहुत सारे फोल्ड्स में और बहुत सारे बल में अल्लाह ने बना दी है, ताकि इसमें क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब देखो, आइलियम इज कंसर्न्ड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आइलियम की दीवार में क्या है, बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स हैं अंदर वाली दीवार के अंदर। ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, इसके ऊपर मजीद हैव न्यूमरस, बहुत सारे, ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम में भी शो करूंगा, वो वाली डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं की, मैं यहाँ पे डायग्राम में भी आपको शो करूंगा कि देखो किस तरह फोल्ड्स हैं और उन फोल्ड्स के अंदर फिर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक उंगली की तरह की प्रोजेक्शंस, आउटग्रोथ्स, बाहर निकली हुई चीजें, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, इनका नाम है विल्लाए। क्या नाम है, विल्लाए। क्या नाम है, विल्लाए, सिंगुलर विलस। एक होगा तो क्या बोलेंगे, विलस। इसका फायदा क्या है, ये फोल्ड्स बनाने का और विलाय बनाने का फायदा क्या है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फायदा ये है भाई कि जब दीवार सीधी होगी तो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए कम हो, जब दीवार के अंदर फोल्ड्स होंगे और उन फोल्ड्स के ऊपर और विलाए होंगे तो उससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड करने के लिए सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा और आसानी से कंपोनेंट डाइजेस्ट होते जाएंगे और एब्जॉर्प्शन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ताकि हमने जो इतना इंपॉर्टेंट खाना खाया है, इसकी ग़िज़ाइयत, इसकी न्यूट्रिशन कहीं ज़ाया ना हो जाए, हम सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर, सारी चीज़ों को ब्लड के अंदर ले आएँ, इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ileum is concerned with the absorption of digested food. It has many circular folds in the inner wall of the ileum, and the circular folds have numerous finger-like projections that are called villi. This villi increases the surface of the inner wall, and that helps in the absorption of digested food. ठीक हो गया। अब देखो कि विलस का स्ट्रक्चर कैसा है। ये विलस का स्ट्रक्चर ऐसा जो मैंने बनाया आपके सामने। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, उसके ऊपर देखो क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, उसके ऊपर ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इस तरह की टॉल इलोंगेटेड एपिथेलियम कौन सी होती है, कोलमनर एपिथेलियम। और अगर कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी लगे हों तो फिर उसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। चैप्टर नंबर 4 एपिथेलियल टिश्यू, याद है। तो इस विलस के स्ट्रक्चर के ऊपर सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। और अगर हम इसको देखें विलस के अंदर क्या है, इस विलस के अंदर मैंने ये रेड और ब्लू कलर के बनाए हैं। जब भी इस तरह से रेड और ब्लू कलर की चीजें नजर आए तो उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये रेड कलर की ब्लड कैपिलरी शो करेंगे इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू कलर की कैपिलरी शो करेंगे इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का। तो आधी कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ड्रॉ कर देते हैं हम, आधी कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ड्रॉ कर देते हैं। दोनों में ब्लड है, हमारे लिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का कोई मायने नहीं है। हमने इसमें फूड को एब्जॉर्ब कराना है, हमारे लिए चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फूड एब्जॉर्ब हो जाए चाहे ऑक्सीजनेटेड में एब्जॉर्ब हो जाए, एक ही बात है। ठीक है, और सेंटर में जो मैंने ब्लैक कलर की एक नाली बनाई है, डक्ट बनाई है, असल में बुक में येलो कलर की बनी हुई है, येलो कलर का मार्कर मेरे पास नहीं था। दिस डक्ट और दिस वेसल इज कॉल्ड लैक्टियल वेसल। दिस वेसल इज कॉल्ड लैक्टियल वेसल। ठीक है, ये लैक्टियल ब्लड कैपिलरीज का तो आपको पता है। लैक्टियल वेसल असल में एक लिम्फेटिक वेसल है। लैक्टियल वेसल असल में क्या है, एक लिम्फेटिक वेसल है। ठीक है, जब हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वहां पे जब 5 फेजेस पढ़ी थी ना न्यूट्रिशन की, पहले लेक्चर में अपने ओरल कैविटी वाले में, तो उसमें ना ये था कि एब्जॉर्प्शन तब हो जाएगी अगर आप डाइजेस्टेड फूड को या तो ब्लड का हिस्सा बना दो या फिर लिम्फ का हिस्सा बना दो। और जब लिम्फ मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि लिम्फ ब्लड की तरह का एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि बॉडी में रन कर रहा है, जिसके बारे में आपको अभी फिलहाल नहीं पता। तो वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना जिसके अंदर लिम्फ रन कर रहा है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी उसकी अपनी कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसकी अपनी नालियां हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उसकी अपनी डक्ट्स हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स, उसका अपना पूरा एक सिस्टम निजाम चल रहा है जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, उनमें से एक जो लिम्फेटिक वेसल है ना, वो इंटेस्टाइन के अंदर भी है। वो जो एक लिम्फेटिक वेसल है जो कि आइलियम के अंदर पड़ी हुई है, मतलब एक नहीं होगी, मल्टीपल होंगी, लेकिन उनमें से एक तरह की वेसल जो आइलियम में पड़ी हुई है, उसका नाम है लैक्टियल वेसल। इस लैक्टियल वेसल के अंदर क्या होगा, लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है ना, तो इसके अंदर ब्लड तो नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वेसल्स है उनमें ब्लड है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स है उनमें लिम्फ है। तो इनके जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, लिम्फ। अब देखो जरा, मैं ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने फूड के तीनों कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लिया और अब हमने इनको एब्जॉर्ब करना है। कार्बोहाइड्रेट से हमने ग्लूकोज बना लिया, प्रोटीन से हमने मायोसिड बना लिए, और लिपिड से हमने ग्लिसरॉल फैट एसिड बना लिए। लेकिन इन तीनों तरह की जो एब्जॉर्प्शन है ना, दो तरह की एब्जॉर्प्शन एक जगह पे होनी है और एक की एब्जॉर्प्शन एक जगह पे होनी है। वो कैसे होनी है बताता हूँ। अब देखो, जो ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने बनाया है ये है, समझो यहाँ पे आई है। ठीक है, अब जो
ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब ये खाली जगह है, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड पड़ी हुई है जो अब्जॉर्ब होगी, ये अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, ये ग्लूकोज पड़ी हुई है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होना है कि इन्होंने अब्जॉर्ब होना है यहाँ पे इसके अंदर, इन्होंने अब्जॉर्ब होना है। तो अब ये यहाँ समझो यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ था, तो ग्लूकोज यहाँ से अब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूज होगा, इन सेल्स में से गुजरेगा और ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे, डिफ्यूज होंगे इन सेल्स के अंदर, सेल से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जो बना था और जो अमाइनो एसिड्स बने थे वो तो एब्जॉर्ब होकर डिफ्यूज होकर सीधा कहाँ चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, चूंकि ये नॉन पोलर हैं और ये पानी में इतनी आसानी से सॉल्युबल नहीं होते, तो ये ब्लड में नहीं जाते डिफ्यूज होके, एब्जॉर्ब होके, ये ब्लड कैपिलरीज में जाने के बजाय जाते हैं लिम्फ वेसल के अंदर, ठीक है। लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ वेसल में क्यों जाते हैं मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अंदर कि क्यों ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा रहे, लिम्फ में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, स्ट्रक्चर ऑफ द विलस। विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। देखो ब्लड कैपिलरीज का बहुत सारा गुच्छा है, नेटवर्क है, क्यों एब्जॉर्ब करके किस में डालना है, ब्लड में। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं आइलियम में, तो आइलियम के अंदर रिच सप्लाई नहीं होनी चाहिए ब्लड कैपिलरीज की। तो एक तो ये फायदा हो गया, एक अडेप्टेशन तो ये होगी आइलियम की, आइलियम लंबी है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं। तीसरा, उन फोल्ड्स के ऊपर भी लाए हैं। चौथा, रिच ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके फूड की इन ब्लड के वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या होगा, और क्या है इसके पास, एक वेसल है लिम्फेटिक सिस्टम की। देयर इज अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज कॉल्ड लैक्टियल। दिस इज लैक्टियल वेसल सेंटर में। अब दो चीजें, सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो ये बने हैं, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ये डिफ्यूज होकर कहां जाएंगे, इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलस। ये ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे, ये कहां चले जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां जाएंगे, ये जाएंगे लैक्टियल वेसल के अंदर। ये कहां जाएंगे, लैक्टियल वेसल के अंदर। और फिर लैक्टियल वेसल से कहां जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम है ना, तो ये लिम्फेटिक वेसल है, लैक्टियल वेसल। फिर लिम्फेटिक वेसल से बड़ी जो नाली होगी उसे बोलेंगे लिम्फेटिक डक्ट। फिर वो चले जाएंगे मेन लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। और फिर मेन लिम्फेटिक डक्ट जो लिम्फ है ना, वो भी एंड खुल ब्लड के अंदर ही जाना है। लिम्फ ने भी एंड कहां आ जाना है, ब्लड के अंदर। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहां नहीं जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में, बल्कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां जाएंगे, फैटी एसिड जाएंगे इनटू दिस लैक्टियल वेसल। और फिर लैक्टियल वेसल कहां जाएगी, इनटू लिम्फेटिक डक्ट। और फिर मेन लिम्फेटिक डक्ट फिर कहां चली जाएगी, इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में ही खुल जाएगी। और हमारे पास जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हमने अब्सॉर्ब किए थे वो भी ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ब्लड में डायरेक्ट नहीं आ रहे, जरा थोड़ा टेढ़ा रास्ता इख्तियार करके आ रहे हैं। क्या, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज तो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो गए, उनका तो कहानी खत्म, छापा ही खत्म। लेकिन फैटी एसिड ग्लिसरॉल ने क्या किया, उन्होंने वो ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं हुए, बल्कि वो कहां चले गए, लैक्टियल वेसल के अंदर। और लैक्टियल वेसल आगे बड़ी एक नाली में खुली जिसका नाम है मेन लिम्फेटिक डक्ट। फिर वो मेन लिम्फेटिक डक्ट हमारी ब्लड वेन में खुल गई और हमारे ब्लड का हिस्सा बन गई, ठीक हो गया। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी अब्सॉर्ब हो गए, ग्लूकोज भी अब्सॉर्ब हो गया, अमाइनो एसिड भी अब्सॉर्ब हो गए, तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं। आइलियम के अंदर तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन जब चैप्टर नंबर 9 में हमने प्रीवियसली, आपने जब पढ़ा चैप्टर नंबर 9, तो उसमें जब हमने आर्टीरियल सिस्टम पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और वीनस सिस्टम पढ़ा, जब वीनस सिस्टम पढ़ा ना, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, और आपके डिफरेंट जो जिसका भी जो सारा उसने आपको ये बताया होगा कि जो इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन से जो ब्लड आता है ना, वो इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड पहले आता है लिवर के पास, और लिवर उस ब्लड को करता है फिल्टर, डिटॉक्सिफाई, उसमें से हार्मफुल सारे कंपोनेंट्स को रिमूव करता है, और फिर लिवर से वो हार्ट में जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी हर ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्ट हार्ट में आ रहा है, डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में आ रहा है, डायरेक्ट सुपीरियर वेना कावा में आ रहा है, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट में डाल रहा है, और सुपीरियर वेना कावा भी हार्ट में डाल रहा है। लेकिन इंटेस्टाइन का ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन में आपने जो खाना खाया उसमें बहुत सारी गंद बनाई थी, शवारमा खाया, जिंगर खाया, बर्गर खाया, उसमें जो माइनीज की जो व्हाइट कलर है, जो कोका कोला का ब्लैक कलर है, जो ये केचप का रेड कलर है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये सारे टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं आपके लिए। इसके अलावा जो बाहर के खानों में और बहुत सारी जो चीजें मौजूद हैं, इसके अलावा जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, ड्रग्स खाते हो, मेडिसिन खाते हो, वो सारी चीजें ब्लड के अंदर आ गई हैं, अब्जॉर्ब हो गई हैं, इंटेस्टाइन के ब्लड के अंदर आई हैं अब्जॉर्ब होके। सारी चीजें जो खाई हैं वो कहाँ आई हैं, इंटेस्टाइन या ब्लड में आई हैं। अब यही अगर गंदा ब्लड हार्ट को दे देगा, तो हार्ट ये इंटेस्टाइन के ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देगा, तो वो पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल्स और हार्मफुल कंपाउंड्स चले जाएंगे। तो लिवर कह रहा है भाई कि ये सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स को आपने पूरी बॉडी में नहीं भेजना, इंटेस्टाइन्स इस ब्लड को पहले मेरे पास लेके आओ, मैं इसको फिल्टर करूंगा, साफ करूंगा, डिटॉक्सिफाई करूंगा, सही करूंगा, फिर इसको मैं हार्ट को दूंगा, और फिर हार्ट फिर साफ हुए ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा, ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारा कुछ जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये एब्जॉर्ब होने के बाद जाएगा लिवर के पास। जिस वेन के जरिए लिवर के पास इंटेस्टाइन से सारा ब्लड जाता है, उस वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है,
हेपेटिक पोर्टल वेन, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स लिवर के पास ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और लिवर है तो हेपेटिक, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पोर्टल, और वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हेपेटिक पोर्टल वेन, और फिर लिवर से निकलेगी हेपेटिक वेन, और फिर वो हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कैवा में ब्लड को डालेगी, और फिर वो ब्लड लिवर के हार्ट के पास चला जाएगा ब्लड। लिवर क्या करेगा, लिवर जब हेपेटिक पोर्टल वेन से इस ब्लड को लेगा तो उसको साफ करेगा, फिल्टर करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, हार्मफुल सारे कंपोनेंट्स को रिमूव करेगा, और फिर हेपेटिक वेन के जरिए इंफीरियर वेना कैवा में डाल देगा कि लो अब ये साफ हो गया, अब इसको पंप कर दो पूरी बॉडी में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यही बात बुक में यहाँ पे लिखी हुई है। सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलस। यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे ब्लड कैपिलरी से? हेपेटिक पोर्टल वेन में। हेपेटिक पोर्टल वेन से कहाँ जाएंगे? लिवर में। लिवर में क्यों जाएंगे? फॉर फिल्टरिंग, ताकि साफ हो जाए ब्लड। और फिर लिवर से हेपेटिक वेन निकलेगी, और हेपेटिक वेन जाएगी हार्ट के पास, और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में पंप करेगा। ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? इनटू लैक्टियल वेसल। ये सीधा नहीं गए ब्लड में, ये कहाँ गए? पहले लैक्टियल वेसल। लैक्टियल वेसल किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक वेसल की बड़ी नाली को क्या कहते हैं? लिम्फेटिक डक्ट। तो जो बड़ी नाली आएगी उसका नाम होगा मेन लिम्फेटिक डक्ट। तो लिम्फ आता आता मेन लिम्फेटिक डक्ट में आ जाएगा, और फिर एंड लिम्फ ने आना कहाँ पे है? ब्लड में। तो ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी एंड घूमते घुमाते आ जाएंगे किसके पास? ब्लड के पास। तो इस तरीके से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट भी कर लिया, तीनों कंपोनेंट्स को, और फूड को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एब्जॉर्ब भी कर लिया तीनों कंपोनेंट्स को। अब उसमें ये देखना है कि जो दो पार्ट्स है ड्यूडेनम और जेजुनम, उनका डाइजेशन में रोल है, और जो आइलियम है इसका एब्जॉर्प्शन में रोल है। ठीक है, तो अगर आपको खाली आता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आइलियम, तो आपने खाली आइलियम वाला पार्ट लिख देना है। और अगर आपको आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपने खाली ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफाई करता है कि आप इतना लिख दो, इतना लिख दो, तो आप लिख सकते हैं पूरा। और बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई पहले हमने सेमी डाइजेशन की थी दोनों दफा, ओरल कैविटी में भी सेमी की थी, स्टमक में भी सेमी की थी। अब हमने मुकम्मल डाइजेशन कर दिया फूड की, और छोटे से सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, और हम इसको अब्जॉर्ब करने लगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही आता है कि कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बताएं, तो फिर आपने पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और उसमें ये विलर्स की डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को देख लें कि स्टमक, ड्यूडेनम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ड्यूडेनम में लिवर और पेनक्रियाज का जूस आ रहा है, बाइल आ रहा है, और पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। इसमें तीनों तरह के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, और फिर इंटेस्टाइनल जूस फिर मुकम्मल डाइजेस्ट कर देगा, और जेजुनम मिलकर मुकम्मल डाइजेस्ट कर देगा फूड को। अब छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अब अब्जॉर्प्शन होगी आइलियम में। आइलियम अब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या है जी? आइलियम लंबी है, आइलियम के सर्कुलर फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर विलाएं हैं, विलाए के अंदर जो है ना रिच कैपिलरी का नेटवर्क है, ताकि फूड को अब्जॉर्ब कर सके। और क्या है? जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं वो तो जा रहे हैं डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में, और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल है वो जा रहे हैं लैक्टियल वेसल के अंदर। लैक्टियल वेसल भी जाएगा लिम्फेटिक डक्ट में, लिम्फेटिक डक्ट जाएगा फिर ब्लड में, और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ब्लड में गए हैं वो ब्लड जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में, और फिर लिवर से हेपेटिक वेन निकलेगी, हार्ट में लेके जाएगी। ठीक हो गया? इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी, इस तरीके से सारा काम चलेगा। अब इस विलस को देखो जरा। पहले सर्कुलर फोल्ड्स दिए, विलस दिए, अब विलस के ऊपर भी देखो, विलस के ऊपर ये और छोटे छोटे सीलिया दे दिए, इनको कहते हैं माइक्रोविलाए। ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाए। अब देखो, एक तो विला से पहले अब्जॉर्प्शन हो रही थी, फिर ये माइक्रोविलाए के ऊपर भी तो ऐसे ऐसे बहाल है। अब देखो, यहाँ से भी अब्जॉर्प्शन होगी, 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 यहाँ से भी अब्जॉर्प्शन होगी। क्या जबरदस्त तख्लीक किया है अल्लाह ने इंसान को, कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमने गौर ही नहीं किया। ठीक है, तो इस पे गौर करें, इस टॉपिक को ध्यान से समझें, इसको जो बात नहीं समझ में आती उसको दोबारा सुनें, और इसको अच्छे से याद करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगेन इसमें से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि विलस का स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन पे, कंपोनेंट्स पेनक्रियाटिक जूस के, या तीनों के बाइल क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, इसमें से कोई भी छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। ट्रिप्सिन किसको डिजेस्ट करता है, लाइपेज किसको डिजेस्ट करता है, किसमें डिजेस्ट करता है, इस तरह से छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी याद रखें जो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।